नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित भटगांव। बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा तो राजनीतिक बात में यही है कि दूसरा जो धारणा मानी जाती है वो है पूर्व सीएम भूपेश। इसके साथ साथ ये उत्तर भारत में काफी शक्तिशाली कौम भी मानी जाती है। मेरा स्वाभिमानी और शक्तिशाली से तात्पर्य ये है कि बात है 1989 की, जब डीपी मंडल की अध्यक्षता में आरक्षण की बात की गई तो जाटों ने इसको सिरे से नकार दिया था। डीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था और ये तय करने के लिए कि भाई जाटों को जरूरत आरक्षण किया नहीं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट तो बाद की बात है, पहले ही सिरे से इसको नकार दिया था कि भाई हम आरक्षण पर आश्रित नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद 1992 में भी गुरनाम सिंह आयोग द्वारा पेशकश की गई कि भाई आरक्षण ले लो, तो उस समय भी सिरे से निकालने का काम जाटों ने किया था कि भाई हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, और ये कहकर नकार दिया था कि हमें भीख की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं स्वाभिमानी और शक्तिशाली कौम का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं आज से 2-3 दशक पहले की बता रहा हूँ। उस समय ज़रूरतें कुछ और थी, आज ज़रूरतें कुछ और है। उस समय कुछ और प्रचलित था, आज कुछ और प्रचलित है। समय बदलता रहता है और समय के साथ साथ ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। तो फिर बात आती है कि भाई जाटों को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी
और इसके पीछे के क्या कारण रहे। तो शुरुआत होती है कि भाई सबसे पहले जो आरक्षण की मांग थी, आरक्षण देने का जो वादा था, वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में 2009 में देखा गया था कि भाई हम इनको जाटों को आरक्षण देंगे। और जो अखिल भारतीय जाट महासभा है, जिसके संस्थापक चौधरी यशपाल मलिक हैं, वो भी 2009 में ही संस्था बनी। और धीरे धीरे यशपाल मलिक की एक्टिविटी हरियाणा में भी और जाटों के इलाकों में बढ़ती गई और उन्होंने जाटों को मोटिवेट करने का भी काम किया, समझाने का भी काम किया कि आरक्षण के फायदे भी बताए कि भाई आरक्षण मिलने से क्या क्या फायदे होंगे। बात है ज़रूरत की। समय अनुसार जब 1990 की बात है, वो दशक था, वहाँ आदमियों की जरूरत होती थी, पैसे इतना मायने नहीं रखता था, वहाँ जुबान मायने रखती थी। लेकिन अब समय आ गया 2009-10 की बात मैं कर रहा हूँ, तो इस समय में पैसा मायने रखने लग गया। आदमी की जुबान और आदमी मायने नहीं रखते, तो और ज़रूरतें चेंज होगी। उस समय पे 1990 में कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता था, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद नहीं करता था। बात यही है ना कि वो उस समय पे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के आते थे। ऐसे आपको समाज में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। देसी खाना पीना था, सारी चीज़ ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे पैसे का महत्व बढ़ा तो वही भाईचारा और समाज में से टूटता चला गया। पैसे को ही महत्व देने लग गए लोग। तो अब बात आती है कि भाई उस समय पे जब 2009 में अखिल जाट महासभा का स्थापना हुई यशपाल मलिक द्वारा, तो उस समय पे जो थी सरकारी नौकरी की जो डिमांड थी वो काफ़ी हाई थी कि भाई सरकारी नौकरी को ही लोग सब कुछ समझने लग गए थे, एक आदर और मान सम्मान के दर्जे से देखा जाता था। तो इसीलिए अब जैसे बराबरी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन रिजर्वेशन ना होने के कारण हमारी जो रिजर्वेशन की जो सीटें होती थी वो पहले ही बुक हो जाती थी और जो काफ़ी हाई लिस्ट लगती थी हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की। तो उसकी वजह से ज़रूरत बनी आरक्षण की कि भाई आरक्षण चाहिए। और इसकी स्थापना 2009 में यशपाल मलिक ने की, पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा गया। तो धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया, धीरे धीरे धरने प्रदर्शन होने लगे, धीरे धीरे बातें बढ़ती चली गई, खापों में बात गई, धीरे धीरे खापे साथ जुड़ने लगी। तो इसके दौरान 2011 में उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसी कमीशन का गठन किया जो ये रिपोर्ट तैयार करे कि जाटों को आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। तो उस ऐसी कमीशन ने भी जाटों को आरक्षण देने की वकालत की और उसी के बीए पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में इसको पास करवाया कि भाई जाटों को 10% आरक्षण देना चाहिए। उस समय जो ओबीसी में जाटों को शामिल करने की बात थी और जाटों के साथ साथ त्यागी समाज, रोड समाज, बिश्नोई समाज, जट सिख समाज, ये सभी उसमें 6 जातियाँ थी। इन 6 जातियों को आरक्षण देने की बात थी। तो उसमें जो ओबीसी की ए कैटेगरी थी, बी कैटेगरी थी, तो कांग्रेस सरकार में ये ओबीसी की सी कैटेगरी बनाया गया और जाटों का नाम और इन बाकी जातियों का नाम सी कैटेगरी में डाला गया। जबकि जो बी कैटेगरी थी, बी कैटेगरी में यादव और सैनी, ऐसी 4 जातियाँ थी जो हरियाणा में मात्र 6% भी नहीं है। बी में ना देने की बजाय ओबीसी सी कैटेगरी बना करके उसमें जाटों का नाम दिया गया। ओबीसी की बी कैटेगरी में 6% से भी कम जनसंख्या के आधार पर जो ये जनजातियां हैं, इनको 11% आरक्षण दिया गया है। जबकि जाटों के लिए ओबीसी सी कैटेगरी का अलग से चयन किया गया और विधानसभा में इसको पास कर दिया गया। तो अब 50% से बढ़कर आरक्षण 60% हो गया। और संविधान जो ये कहता है कि भाई संविधान के अनुसार 50% से ऊपर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जो कानून है, जो संविधान है,
तो एक ये भी बड़ी समस्या रही कि भाई अब जो बात है कि जो दूसरी जनजातियाँ थी, जैसे एससी समाज है, एसटी समाज है, बीसी समाज है, तो उनके मन में भी एक बात गई कि भाई जहाँ तक 50 संविधान में कानून यही है कि भाई 50% से ऊपर आरक्षित सीटें हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं यदि इनको आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा हक काटने का ही काम किया जाएगा। ये भी एक मेन बात थी। को सड़कों को बाधित करना, ये धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ती चली गई। जो दिल्ली का पानी जाता है दिल्ली नहर से, वो भी रोकने का काटने का काम किया था। तो धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ी थी ताकि सरकार पर दबाव ज़्यादा दिया जा सके। वैसे बिल्कुल शांतिपूर्वक धरने ही चल रहे थे। ये कुछ एक्टिविटी ऐसी इसलिए की गई थी ताकि सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया जा सके। तो आंदोलन का एक दुर्भाग्य ये भी रहा कि भाई कुछ उस समय तथाकथित राजनेता नॉन जाट तथाकथित राजनेता इसमें अपना राजनीतिक भविष्य देखने लग गए कि भाई अपनी राजनीति कैसे चमकाई जा सकती है। तो उन काफ़ी नाम सामने भी आए थे, वो उनको कहने का ठीक नहीं है, वो सभी लोग जानते भी हैं। तो वो काफ़ी नाम सामने भी आए थे उस समय पे, और काफ़ी समाज में जहर घोलने का भी काम किया गया था।
बाद में हो सकता माफ़ी भी मांगी हो। तो उन्होंने अपना भविष्य देख लिया कि भाई मौका है और इस मौके पर चौका मार दो। उन्होंने शहर में ये समाज में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये क्या कि ये जो है केवल जाटों का आंदोलन है, बाकी जो जात जो बिरादरी है, जो जाति है, उनका कोई सरोकार नहीं है। उनको केवल वैसे साथ लिया जा रहा है अपने फायदे के लिए, आरक्षित फायदे के लिए। तो होता क्या, जो शांतिपूर्वक धरने चल रहे थे तो उनको धीरे धीरे जहर घोलने का काम किया जा रहा था समाज में, अन्य जातियों में। तो उनको जाटों को उकसाने के लिए, जाटों का उकसाने के लिए रोहतक में सबसे पहले हुआ। रोहतक में वकीलों के ऊपर हमला हुआ जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जाट छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किए गए। ये तो अखबारों में भी छपा होगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो धीरे धीरे ऐसे ही दादरी में भी शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था, उस धरने के ऊपर भी टारगेट करके और गलत टिप्पणियां करके जाटों को उकसाने का काम किया। जब भी धैर्य ठीक था, लेकिन कई एरियो में आपने देखा कि भाई जाटों को टारगेट करके उनके घरों को भी टारगेट किया गया। तो जब एक स्वाभिमान, एक धैर्य जवाब दे जाता है, तब मामला हुआ। तो फिर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसक रूप लेने के बाद फिर कई जगह पर बहुत सारी आगजनी भी हुई। आगजनी के साथ साथ टकराव भी हुए, कई जातियों के साथ टकराव भी हुए आपस में। तो उस समय से जो ये जातीय जहर है वो लगातार बढ़ रहा है, अब घटने का नाम नहीं है। तो ये किन के प्रोपगंडे से हुआ और किन्होंने किया, ये तो जनता जानती भी है इस बात को, वो कहने की बात नहीं है। तो ये धीरे धीरे उग्र हो गया आंदोलन, और आंदोलन उग्र होने के बाद फिर प्रशासन के साथ पैरामिलिट्री का भी सहयोग लिया गया। पैरामिलिट्री के साथ आर्मी का भी सहयोग लिया गया रोकने के लिए। आर्मी भी लगाई गई, धारा लगाई गई। इसके साथ साथ मुकदमों का भी दौर चला और षड्यंत्रों का भी दौर चला। आपने सुना होगा मुर्तड़ गैंग रेप, मुर्तड़ रेप के बारे में आपने सुना होगा, रेप कांड के बारे में। तो वो भी है कि जिसके ना तो कोई शिकायत करता था, बार बार जांच की गई, बार बार कमेटियां बैठाई गई, ना तो उसमें कोई शिकायत करता पाया गया, ना ही कोई दोषी पाया गया। ऐसे प्रोपगंडे भी चले कि भाई इनको डराने के लिए, बैठाने के लिए, धमकाने के लिए। वो भी बात जरूरी है। तो सामाजिक भाईचारे को तोड़ने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। मुकदमों का दौर चला। 2200 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, हरियाणा में। और इसके बाद आर्मी लगाई गई थी। आर्मी को भी शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दिए गए जगह जगह। धीरे धीरे माहौल गर्म था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी बातचीत करने की जाटों से। तो होता क्या है, नेतृत्वहीन होने के कारण आंदोलन, ना तो कोई अपने जो खाप नेता है जो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे थे, कहीं नॉन जाट हमसे नाराज ना हो जाए, वो भी अपने बिलों में दुबक गए थे। और इसके अलावा जो अखिल भारतीय
समाज है वो भी हाशिए की ओर जा रहा है। जाट समाज को हाशिए की ओर ले जाने वाले और कोई नहीं, और कोई बिरादरी भी नहीं है, और कोई राजनीतिक पार्टी भी या कोई दल या कोई सरकार नहीं है। बेटे को आशीर्वाद दे। धन्यवाद।